गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। इस टॉपिक का नाम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है, वो सभी किंगडम्स के लिए है। इसके बाद सेकंड और थर्ड चैप्टर में हम स्पेसिफिकली प्लांट और एनिमल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक जनरल दिया गया है, एक ओवरव्यू दिया गया है। बहुत ही डिटेल्ड स्टडी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर में रीड आउट करना है। सो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि ये जो ओवरव्यू है ये किस तरह से हम इसको पढ़ पाएंगे। बहुत कॉमन सिंपल थिंग्स हैं जो हमने इससे पहले भी 10th क्लास में भी स्टडी किए हैं, उन्हीं को ही थोड़ा सा एलिबरेट किया गया है। सो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम समय लगता है और एक ही ऑर्गेनिज्म से हम नया ऑर्गेनिज्म बना पाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई प्लांट है तो हम उसका एक वेजिटेटिव पार्ट काट के और उसको सोयल के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, या जर्मिनेट हो जाता है वो वहाँ पे। सो वो क्या है, एसेक्सुअल। हमने पार्ट लिया और एक नया प्लांट वहाँ पे तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है एसेक्सुअल से। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। मतलब हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं जिससे मेल इंडिविजुअल से, मेल ऑर्गेनिज्म से मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे और फीमेल ऑर्गेनिज्म से फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। उन गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर पाता है। अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो दोनों तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको हम फर्दर जो लेक्चर आएगा उसके अंदर इसके बारे में भी डिटेल दिया गया है। सो उसमें पढ़ेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बताइए जो दोनों तरह के गैमेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आइदर बाय सेम इंडिविजुअल, किसकी फॉर्मेशन, गैमेट्स की फॉर्मेशन। चाहे तो वो एक ही इंडिविजुअल से, सेम इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल वही दोनों तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। सो या फिर अलग अलग दो इंडिविजुअल जिनका सेक्स क्या है, अपोजिट है। एक मेल ऑर्गेनिज्म है और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या कर रहे हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। सो यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल हो गए और अपोजिट सेक्स के भी हो गए। सो उन दोनों ने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमेट बने, मेल एंड फीमेल। अब स्टूडेंट्स, ये मेल और फीमेल गैमेट जो है ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए। इनका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जो एक सेल बनी जिसका नाम क्या है, जाइगोट। जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो सेल बनती है उसको ही हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जाइगोट जो है फर्दर मल्टीपल डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद क्या बना देगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बनाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम, क्योंकि ये बहुत ही यंग, छोटे हैं बहुत साइज में, इनको हम ऑफस्प्रिंग्स भी कह सकते हैं या यंग वंस कह सकते हैं। मतलब ये जो एक दो ऑर्गेनिज्म थे मेल और फीमेल, उनसे हमें क्या मिला है, ये ऑफस्प्रिंग मिला है। आप इसको चाइल्ड भी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल जो है ये स्मॉल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब इस ऑफस्प्रिंग के बारे में भी कुछ डिटेल्स है यहाँ पे कि जो ऑफस्प्रिंग है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं बिल्कुल कैसे बनते हैं,
क्लोन बनते हैं, पेरेंट्स के जैसे ही बनते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स से सिमिलर हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली बात करें चाहे जेनेटिकली बात करें। सो उनकी मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक बिहेव जो है वो बिल्कुल कैसा होगा, सिमिलर होगा। सो हम उनको क्लोन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है इस मेल और फीमेल गैमेट से, ये ऑफस्प्रिंग ना ही तो इन दोनों पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और ना ही एक दूसरे के साथ सिमिलर है। जैसे कि क्या इसमें क्या हुए, कई सारे ऑफस्प्रिंग्स एक बार में पैदा हो गए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ही मिलते हैं या अपने पेरेंट्स से ही मिलते हैं बहुत ज़्यादा। फिर वो इस तरह से नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्फ, एक दूसरे के साथ भी बहुत ज्यादा मैच नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते हैं, और पेरेंट्स के साथ भी बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ अलग है उनके अंदर, कुछ डिफरेंसेस आते हैं। सो बिल्कुल सिमिलर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही अलग मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं मिलेंगे वो ऑफस्प्रिंग, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बिल्कुल क्लोन्स हैं, सिमिलर हैं। उनका जेनेटिक मेकअप और मॉर्फोलॉजी दोनों ही सिमिलर हैं, पेरेंट्स के भी और आइदर यंग वंस के भी। जो अलग अलग उनके सिबलिंग्स हैं, जो उनके भाई बहन हैं, उनसे भी बिल्कुल मैच करते हैं और उनके पेरेंट्स के साथ भी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये कैसे मिलेंगे आपको, डिसिमिलर, अलग तरह के मिलेंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये थोड़े से डिफरेंस के साथ ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखिए टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो प्रोसेस है। स्लो है क्योंकि इसके लिए काफ़ी लाइफ का एक लॉन्ग पीरियड चला जाता है, फिर उसके बाद ही क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ में ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि एसेक्सुअल जो है वो सिंपल प्रोसेस है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ देखिए पहले यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे मेल और फीमेल से, फिर उनका फ्यूजन होगा, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, तो जायगोट बनेगा, जायगोट से ऑफस्प्रिंग बनेगा। जबकि एसेक्सुअल में डायरेक्टली आप कोई भी पार्ट उसका अलग कर दीजिए, उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो वो बहुत ही सिंपल और विदाउट टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। जैसे हमारे पास एक पोटैटो है और पोटैटो के अंदर बर्ड सराइज हो गई, हमने उनको काट के अलग अलग जो है सैंड के अंदर सो कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाएगा। अगर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा, पहले क्या होगा, किसी भी प्लांट के ऊपर फ्लावर्स बनेंगे, फ्लावरिंग के बाद फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा, देन उसके अंदर एम्ब्रियो, सीड्स, कई सारा टाइम लग जाता है। सो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। सो इस प्रोसेस के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है और कॉम्प्लेक्स भी है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बजाय कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब देखिए जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अलग अलग किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, क्या सिमिलर है, क्या डिसिमिलरिटी है। सो कुछ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करते हैं। सो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म क्या, कौन कौन हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, लाइक प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। यहाँ पे 3 किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म हैं, एक तो प्लांट किंगडम, दूसरा फंजाई और तीसरा एनिमिलिया। यहाँ से ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म लिया है क्योंकि डाइवर्सिटी इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। सो अब ये कितने डाइवर्स है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डिफर इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो इनकी मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल आपको कैसी मिलेगी, अलग मिलेगी। जैसे हम बात करें किसी भी फंगस के बारे में, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या, बाहर से वो कैसा दिखता है। वो फंगस आपने देखी होगी, जैसे कि हम बात करें फंगस के बारे में
तो हमारे पास एक ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर हम कुछ दिन बाहर रखते हैं। अभी इस मौसम में तो खासकर जो ब्रेड खराब हो जाती है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन ग्रे ग्रे कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो वो क्या है, फंगस है। इसी तरह से नींबू है, दही है, रोटी है, आपने देखा होगा कुछ टाइम के लिए अगर रख देते हैं 2-3 दिन के लिए तो उसके ऊपर एक व्हाइटिश कलर की क्या आ जाती है, लेयर सी आ जाती है जो कि उसको खराब कर देती है, वो फंगस है। अब प्लांट्स आपने सभी ने देख रखे हैं और एनिमल्स भी देख रखे हैं। अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कि ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल कैसे हैं, अलग हैं। इसलिए डाइवर्स ऑर्गेनिज्म लिखा। डिफर इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, अब देखिए बाहर से भी अलग हैं और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, डिफरेंट है, और साथ के साथ में इनकी फिजियोलॉजी भी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए इनको अलग अलग किंगडम्स में रखा गया है। अगर कुछ सिमिलर होता स्टूडेंट्स तो आप क्या करते, इनको एक ही किंगडम में रख लेते। जैसे एनिमल्स जो हैं वो मोर और लेस लगभग एक जैसे होते हैं, कई सारी चीजें वो कैरेक्टर्स जो है उनके कॉमन है, लेकिन यहाँ इनके कैरेक्टर्स कॉमन नहीं है। उसके बाद भी ये क्या करते हैं, एक जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न शो करते हैं। ये तीनों जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न, सो शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए वो किस तरह से शो करते हैं कि उनके अंदर एक ही जैसा पैटर्न जो है वो आ जाता है, वो उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। पहले ये बात दी गई कि वो सिमिलर कैरेक्टर शो कर, सिमिलर पैटर्न शो करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया एनसीईआरटी में, स्टूडेंट्स आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को स्किप ना करें, चाहे आपको आए चाहे ना आए, चाहे आप कहीं से भी सर्च के लिए, लेकिन इनको स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े होते हैं। जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी के डिटेल्स के लिए ये क्वेश्चंस इन टेक्स्ट में देते हैं। जैसे कि हम 10th क्लास तक तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन अलग से आपको मिलेंगे, पहले टेक्स्ट दिया होगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उस टेक्स्ट से रिलेटेड कि आपने इसको ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। लेकिन +1 +2 के अंदर इस तरह से क्वेश्चन नहीं मिलते, बीच बीच में वैसे ही क्वेश्चंस को पुट कर देते हैं, कुछ लाइन देंगे और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन दे देते हैं। उसी तरह से एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि इनके कौन से फीचर जो हैं वो कॉमन है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के कौन कौन फीचर ऑर्गेनिज्म है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही बात कर रहे हैं और अलग फीचर्स के बारे में हम नहीं बात करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रिच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इन तीनों किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म में क्या कॉमन है, इन सभी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले एक पर्टिकुलर लाइफ के एक स्टेज तक पहुंचना ही पड़ता है, ठीक है। तो उस लाइफ की स्टेज तक पहुंचना ही इन तीनों के लिए क्या है, कॉमन है। प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मैच्योरिटी के लिए क्या करेंगे, बर्थ से लेके और आगे एक स्टेज तक पहुंचेंगे। इसी तरह से एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी क्या करेंगे, एक बर्थ के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ग्रो होंगे और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से फंजाई है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक मैच्योरिटी के बाद ही उसके अंदर स्पोर्स बनने शुरू होंगे। प्लांट्स के अंदर सीड, जैसे कि आप गेहूं, अभी जो नेक्स्ट जो आपकी फसल आती है वो क्या आएगी, गेहूं और चावल वगैरह बोए, गेहूं और चने वगैरह बोए जाएंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि आप नवंबर में इनको क्या करेंगे, जमीन के अंदर बो देंगे और आप क्या करेंगे, अप्रैल में उनको वो पक जाएंगे तब काटेंगे। तो आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही आपने क्या किया है, उसको काटा है। लेकिन अगर जैसे कि मेरे पास एक प्लांट है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ मनी प्लांट। मैं मनी प्लांट की आज ही एक वो लेके आई हूँ बेल, और कल ही, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है, और कल ही मैंने उसके अंदर से क्या कर दिए, छोटे छोटे सेक्शंस काट दिए और उनको मैंने जमीन में लगा दिया। तो 2-4 दिन के बाद उनके अंदर नए जो मैंने पार्ट्स काट के लगाए हैं उसके अंदर क्या आ जाएंगे, नए लीव्स आ जाएंगे। तो यहाँ उसको एक लंबा टाइम पीरियड तय नहीं करना पड़ा, लेकिन
अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती, जैसे कि गेहूं हमने बोया है और वो 6 महीने के बाद जो है वो क्या होगा, मैच्योर होगा। सो उसने एक लंबा टाइम पीरियड तय किया है। सो ये तीनों के अंदर ही है कि ये तीनों मैच्योरिटी तक का टाइम पीरियड जो है वो बर्थ से मैच्योरिटी तक का टाइम पीरियड तय करते हैं, उसके बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये इनके अंदर क्या है, एक कॉमन बात है। तो ये सिमिलर पैटर्न है इन तीनों का। सो आंसर देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले इनको क्या करना पड़ता है, ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए जाना पड़ता है, फिर उसके बाद ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब पैदा होते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता इन ऑर्गेनिजम्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है कि एक प्लांट जो है थोड़ा ग्रो किया, फिर उसके पार्ट्स को हमने काट के लगा दिया, तो उसमें मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैच्योरिटी की जरूरत है। अभी एक और क्वेश्चन है, व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स। सेम ही क्वेश्चन है वो कि इनमें कौन सा जो है वो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा। तो सेम ही क्वेश्चन है ये। अब कुछ लाइफ के कुछ फेजेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि फेजेस ऑफ लाइफ की अभी बात की कि कुछ स्टेज आएंगी जिनके बाद ही सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर पाएगा। सो यहाँ पे वही उन्हीं फेजेस के बारे में हम बात करते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में कौन कौन सी फेजेस आएंगी, कौन कौन सी पर्टिकुलर स्टेज हैं, उनके बाद ही जो है वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फेजेस हैं। पहली फेज है वेजिटेटिव, या हम इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज। कई बार वेजिटेटिव से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार जुवेनाइल फेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा है सेनिसेंस फेज। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इन फेजेस में से पहली फेज जो कि क्या है, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज। सो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज को हम क्या मानेंगे कि बर्थ से और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने तक का जो टाइम है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका बर्थ होता है और फिर वो बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कर सकता है, उसके बीच का जो टाइम है, उसी टाइम पीरियड को आप क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। सो ये फेज जो है ये क्या है, बर्थ टू रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पेशली आप सिंपल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि वो एसेक्सुअल भी हो सकता है। सो ये सारी डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो आप स्पेशली लिखेंगे कि बर्थ टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फेज होती है ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। अब इस जुवेनाइल फेज के अंदर स्टूडेंट्स, प्लांट के अंदर कई सारे तरह के क्या आते हैं, चेंजेज आते हैं। इसमें प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ या कोई भी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, सो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी फास्टर होती है। जैसे अगर किसी प्लांट्स को देखें तो इस स्टेज के अंदर प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, बड़े साइज के, लार्ज साइज्ड लीव्स आपको मिलेंगे। जैसे हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम कोरिएंडर को ग्रो करते हैं, इस सीजन के बाद कोरिएंडर को ग्रो किया जाएगा, तो हम देखेंगे कि शुरुआत में जब हमने कोरिएंडर को उगाया है, धनिये को उगाया है, सो उसके अंदर लीव्स का साइज जो है वो कैसा मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा। लेकिन जब उसके अंदर सीड्स आएंगे, क्योंकि सीड्स आ रहे हैं इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सो जब उसके अंदर सीड्स आएंगे तो उनका लीव्स का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, घट के छोटा हो जाएगा। जैसे जो सीजन चला जाता है, धनिये का सीजन चला जाता है, तो सर्दी जाने को होती है, सो उस समय जब आप धनिया लेते हैं तो उसमें लीव्स जो है थोड़े बारीक हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, लेकिन शुरू में लीव्स का साइज बड़ा होता है। सो इसके अंदर जो है वो ग्रोथ रैपिडली होती है, तेजी से होती है, क्योंकि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है। सो ये हमारी जो स्टेज है बर्थ
से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का स्टेज है, टाइम पीरियड है, इसी को ही वेजिटेटिव फेज जाना जाता है, कहा जाता है। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस फेज जो है हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। पहले इसी के बारे में बात करते हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बात क्या है कि लीव्स का साइज तो बड़ा होगा ही, या अगर और प्लांट्स के बारे में मतलब और ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो उनमें भी ग्रोथ जो है वो तेजी से होगी। दूसरा क्या है कि अब जरूरी नहीं है कि सबका वेजिटेटिव फेज एक ही जैसा हो, एक ही टाइम बाउंडेशन का हो। सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो क्या है, अलग अलग है। किसी प्लांट में कितना हो सकता है, किसी अलग ऑर्गेनिज्म में कितना भी हो सकता है। सो सबका क्या है, अलग अलग है, एक समान वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज नहीं होता। जैसे गेहूं के लिए 3 से 4 मंथ होता है, इसी तरह से अगर हम जो है मैंगो ट्री के लिए देखें तो उसका वेजिटेटिव फेज ज्यादा होता है, जब तक उसके अंदर फ्रूटिंग नहीं होती तब तक वो उसका वेजिटेटिव फेज है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से आप इसको सोल्व करेंगे। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, कुछ प्लांट्स में एक बार फ्लावर आ गए, फिर उसके बाद प्लांट जिंदा रहता है और फिर उसके बाद दोबारा से फ्लावरिंग होती है। वट वुड यू कॉल द इंटरफ्लावरिंग पीरियड, एक फ्लावरिंग से दूसरे फ्लावरिंग होने तक जो पीरियड है उसको आप क्या कहेंगे? क्या आप उसको जुवेनाइल पीरियड कहेंगे या आप उसको मैच्योर पीरियड कहेंगे उसको? तो क्वेश्चन ये पूछा गया एनसीईआरटी के द्वारा कि जैसे मैंगो ट्री है, उस पे एक सीजन में आम लगे, फिर उसके बाद अगले सीजन में, क्योंकि प्लांट तो भी मरा नहीं है, जिंदा है, तो उसके बाद फिर अगले सीजन के अंदर उसके अंदर फ्लावरिंग होगी और आम लगेंगे। लेकिन एक जो गेहूं है या चना है उसके अंदर एक बार फ्लावरिंग हुई, फिर उसके बाद उसमें सीड बन जाते हैं और फिर प्लांट जो है वो मर जाता है। सो उसमें हमें क्लियर है कि भाई इतने टाइम का जुवेनाइल फेज है, फिर ये मैच्योर फेज है, फिर सेनिसेंस फेज है। लेकिन यहाँ आम का जो पेड़ का हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें क्या है कि आपको एक फ्लावरिंग से दूसरे फ्लावरिंग के बीच का टाइम पीरियड क्या कहा जाएगा ये क्लियर नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसको जुवेनाइल फेज कहेंगे या मैच्योर कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसको हम इंटरफ्लावरिंग पीरियड को हम जुवेनाइल फेज कह सकते हैं, क्योंकि इंटरफ्लावरिंग पीरियड का दूसरा नाम क्या है? जुवेनाइल फेज है। मतलब एक फ्लावरिंग से दूसरे फ्लावरिंग होने तक बीच में जो फेज आएगा वो जुवेनाइल ही होगा, ना कि हम उसको मैच्योर फेज कहेंगे। अब देखिए, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जाता है, फिर इस रिप्रोडक्टिव स्टेज से दूसरी में जाएगा, सेनिसेंस में जाएगा। सो अब ये कैसे हो पाता है ऑर्गेनिज्म में? सो कुछ हॉर्मोन्स हैं जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन हॉर्मोन्स की मदद से ही एक ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव से ट्रांसफर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्टिव से ट्रांसफर हो जाएगा सेनिसेंस में, और फिर उसके बाद सेनिसेंस के बाद क्या हो जाएगी? ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। फाइनल जो स्टेज है वो क्या है? डेथ है इसकी। सो ये किसकी वजह से? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं स्टूडेंट्स। सो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।